अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आज बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे बात करनी है खुर्रम ज़की का, जिस तरह से कल कराची में मर्डर हुआ और अभी आफ्ताब अहमद के जो जुडिशल ना से ही लेकिन उनकी कस्टडी में, रेंजर्स की कस्टडी में जिस तरह से उनकी डेथ हुई, उस पर अभी सवालात जो उठ रहे थे वो ख़त्म नहीं हुए कि कराची में एक और टारगेट किलिंग और एक ऐसी शख्सियत की जो सोशल एक्टिविस्ट थे, ना सिर्फ वो कलदम तंजीमें बल्कि दीगर जो इशूज़ थे, जो नाइंसाफियाँ थी माशरे की, जो कलदम तंजीमें थी, जो इंतहा पसंदी थी, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। क्या वजूहात रही, किस बिना पर क्या शक जाता है, किसने जिम्मेदारी कबूल की? कहा जाता है हकीमुल्लाह महसूद का जो एक ग्रुप है उनके एक फ्रैक्चर ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, लेकिन हकीकत क्या है? FIR कट गई है। FIR में जो नाम है वो औरंगजेब फारूकी का भी है, उसके साथ साथ मौलवी अब्दुल अजीज का नाम भी है। यहाँ पे मैं जिब्रान नासिर से बात करूंगी जो कि उनके साथ साथ होते थे, हमारे कई प्रोग्राम्स में भी आते थे। तकरीबन उनकी भी वही तमाम टारगेट था, वही तमाम उनकी भी एक स्ट्रगल थी जो कि खुर्रम ज़की की स्ट्रगल थी। उसके साथ साथ मुझे बात करनी है, कल है 9 मई और एक और हाइप क्रिएट हो चुकी है कि पनामा की सेकेंड एपिसोड आ रही है जो पनामा लीक, उसमें किस किस के नाम आएंगे असद खरल साहब से जानेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब। और उसके साथ साथ इकरारुल हसन का एक स्टिंग ऑपरेशन जो कि सिंध असेंबली में उन्होंने किया और उसके बाद बड़े इल्जामात उनके ऊपर लगे। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा भी, बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की, उन पर इल्जामात भी लगे, उनके जवाबात भी आज लेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन इकरारुल हसन भी करेंगे और उसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वक्त पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं, मतीउल्लाह जान साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब, थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा कि जरा मैं खुर्रम ज़की वाले सेगमेंट पे और पनामा पे जरा बात कर लूँ। जी जिब्रान नासिर साहब हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान नासिर साहब। जिब्रान नासिर साहब, इंतहाई अनफॉर्चुनेट ये एक वाकया, और जो थ्रेड्स इनको मिलती थी, जो हमारी आपकी जितनी प्रोग्राम्स हुए हैं या जब तक राब्ते हुए हैं, आपको भी इन्हीं किस्म की थ्रेड्स का सामना था। जरा सा बता दीजिए कि किन हलकों की जानिब से थ्रेड्स का सामना हुआ करता था? देखें, ज्यादातर जो खुर्रम की जद्दोजहद रही है वो फिक्का वराना नफरतें जो फैलाते हैं गिरोह, जो शिया सुन्नी का फर्क सिखाते हैं, नफरत फैलाने के लिए, कत्ल करवाने के लिए, माशरे को बांटने के लिए उनके खिलाफ जो वादा उठाते थे। तो जो कलदम जमातें इनमें पेश होती हैं, और लश्कर जंगवी हो, वो सिपा सहाबा हो, वो जंदुल्ला हो, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, या वो मौलाना अब्दुल अजीज की गाजी फोर्स हो, तो इन्हीं हल्कों से फोर्स हटाती थी, इन्हीं हल्कों की हिटलिस्ट के ऊपर होते थे और इन्हीं को टारगेट बनाया जाता था। लेकिन और क्या वजह है कि जब FIR कटती है तो उसमें औरंगजेब फारूकी या मौलवी अब्दुल अजीज का नाम ही उसमें आता है? नहीं, तो मैंने आपसे आपको बताते हैं कि इन्हीं हल्कों से हटाती थी। और चूंकि इस वक्त पिछले 6 महीनों के अंदर खुर्रम काफी सरगर्म थे, दो केसेस परस्यू कर रहे थे अब्दुल अजीज के खिलाफ, जिसके रिजल्ट जवाब के अंदर अब्दुल अजीज ने अपने लाइव इंटरव्यूज के अंदर भी जो अपने फेसबुक पे अपलोड करते रहते थे, बार बार नाम लेके खुर्रम ज़की को जो है उसके बारे में एक फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई, उसे थ्रेट भी किया। दूसरा, जो आपके सिपा सहाबा है औरंगजेब फारूकी, लास्ट ईयर फेब महीने के अंदर मुझे और खुर्रम ज़की दोनों को एक अपने ही ऊपर झूठे कत्ल के केस के ऊपर FIR कटा के जो है नामजद किया था औरंगजेब फारूकी ने। और उसके अलावा अपनी स्पीचेस में हमें एड्रेस करके थ्रेट्स भी कर चुका है। और खुर्रम ज़की ने अपनी हयात में अपने खानदान वालों को, और ये बात खुर्रम ज़की के बेटे ने एक अस्पताल में सबके सामने बताई जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, कि मेरे बाप ने जिंदगी में घर वालों को क्या किया था कि अगर मेरा कत्ल होता है तो पहला प्राइम सस्पेक्ट औरंगजेब फारूकी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट मुझे वहां से आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जिब्रान नासिर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। इसी किस्म की थ्रेट्स का आपको भी सामना है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। नसीन, मैं इसमें मजीद क्या बात करूं, जब इंटेरोगेशन होगी या मजीद इसमें इन्वेस्टिगेशन इनफैक्ट होगी तो फिर चीज़ें मजीद अनफोल्ड होंगी, आपके सामने आएंगी और हम ही होंगे जो आपके सामने इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे अगर जिंदा रहे। असद खरल साहब, मुझे बताएं कि कल का दिन, कल पनामा लीक्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन करार दिया जा रहा है। आपके पास क्या खबर है, क्या वाकई इतनी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जो पनामा लीक्स 1 महीना कबल आई थी उसने बहुत से लोगों की जो रातों की नींदें थी वो उड़ा दी थी। अब मजीद किसी की रातों की नींदें उड़ेंगी? खरल साहब, इससे पहले कि मैं आपको जवाब आपसे लूँ, इकरारुल हसन साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कराची स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम इकरार, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जरा पनामा पे बात हो जाए। जिन लोगों की नींदें उड़ने जा रही हैं, तो फिर आपने जिनकी नींदें उड़ाई हैं उन पर भी हम बात करेंगे। अच्छा खरल साहब, देखिए, नींदें उड़ाने की आपने बात की है, 1 महीना और 4 दिन गालबन हो गए हैं
मैं नहीं समझता किसी की नींदें उड़ी हैं। हाँ, अलबत्ता टॉक शोज के लिए हमें अच्छा एक मवाद मिल गया, अखबार नींदें किसी की नहीं उड़ी, 4 दिन बनी है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की फैमिली और उससे बड़ा और क्या एक मजीद लीक्स आ सकती हैं। अब दो तबके अगर देखा जाए, जिस तरह आपने खुर्रम जकी के हवाले से बात की, मौलाना अब्दुल अजीज का नाम भी आया, औरंगजेब जो फारूकी का नाम भी आया है। इस तरह पनामा लीक्स के ऊपर जो ताकतवर जो हमारे जो अशराफिया है, इनके लिए पाकिस्तान में जो कानून है वो बिल्कुल लागर, बेबस, कमजोर दिखाई देता है। कानून जो है वो सिर्फ आम आदमी जो है उसके लिए हरकत में आता है। यानी जितनी मर्जी आप FIR कटवा लें, जितने मर्जी नामजद करवा लें, जितने मर्जी आप मेगा करप्शन केसेस में जितने मर्जी पनामा लीक्स ले आए, लेकिन उसके ऊपर हमारे हिसाबी इदारे या कानून नाफज करने वाले इदारे जो है हमें बिल्कुल मुतहरक नजर नहीं आते। आम आदमी के लिए कानून जो है और हरकत में आता है। सही कह रहे हैं, लेकिन कानून बेचारा क्या करे, क्योंकि जब कानून कोई तोड़ मरोड़ दिया जाता है और अपने फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अपने इंटरेस्ट के लिए उसको किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मैं एक प्रोग्राम कर रही थी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी के साथ, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में एक बात की और उसके बाद उस चीज को हमारी टीम ने और हमने उस पर रिसर्च शुरू की, तो वो कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं। लेकिन वो मैं आपसे शेयर करने से पहले मैं चाहूंगी जरा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी का वो क्लिप सुनाइएगा। बैंकिंग की है और मैंने पाकिस्तान में भी की है, और मुझे ये पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं, उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं कि पाकिस्तान से जो कानूनी तरीके से लूटा हुआ पैसा बाहर जा सकता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिनसे कानूनी तरीके से लूटा हुआ पैसा बाहर जा सकता है। हमारी टीम की रिसर्च के बाद पनामा कमीशन की जो TO आज जो हुकूमत की जाने से पेश किए गए थे, उसकी 3-4 उसकी शिकायत थी, 6 थी तकरीबन, लेकिन मैं उस पर एम्फसाइज करूंगी जो आज हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं उसमें था कि पनामा कमीशन ये भी देखने का मिजाज होगा कि जिस दौर में ये जराइम सरजर्द हुए, ये बात कर रहे हैं जिस दौर में यानी अर्ली 90s में, उस दौर में उसको रोकने का कोई कानून मौजूद था जिसकी खिलाफ वर्जी हुई हो, और अगर ऐसा कोई कानून मौजूद था तो इसकी खिलाफ वर्जी भी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है। और आपको इंतहाई दिलचस्प हम बात बताएं, आपके नॉलेज में लेकर आए खरल साहब, इस पे आपका तज्जिया भी जानूंगी, बल्कि मैं मतीउल्लाह जान साहब से भी कहूंगी। नून लीग ने 92 में, नून लीग यही हुकूमत थी, यही टीम थी, यही लोग थे जो सब राजबान थे। पनामा लीग से, आज के पनामा लीग से बचाव का जरिया उस वक्त ही उन्होंने तलाश कर लिया था। 28 जुलाई 1992 को जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ कौमी असेंबली के मेंबर, हुकूमत ने एक अनोखा कानून पास किया था। इस कानून का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। इस एक्ट के तहत मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तानी शहरियों समेत किसी भी शख्स को इजाजत होगी कि वो गैर मुल्की करेंसी मुल्क में लाए या बाहर ले जाए, और ऐसा करने पर इससे किसी किस्म की पूछगछ नहीं की जाएगी। जिन अफराद के गैर मुल्की करेंसी में अकाउंट है, इनके लिए भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो इनकम टैक्स के महकमे को जवाबदेह हो, या फिर ये कि गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में मौजूद पैसे की बुनियाद बताने के पाबंद हो। किसी भी पाकिस्तानी गैर मुल्की की जानिब से बनाई जाने वाली कंपनी की जो कानूनी तरीके से बनाई गई होगी, हुकूमत पाकिस्तान जब्त नहीं कर सकेगी। तमाम बैंक और मालियाती इदारे इस बात के पाबंद होंगे कि अफराद और कंपनीज के बैंक ट्रांजैक्शंस को खुफिया रख सकें। तो ये तो 2 साल का 3 साल का तो गेम नहीं है असद खरल साहब, ये तो 24 साल पहले उनको पता था जो हम कर रहे हैं वो कभी ना कभी सामने आएगा, और उससे बचने की तदाबीरें भी हो गई थी। देखिए, जितनी भी इस तरह की, इसको मैं वारदातें कहूंगा, ये PMLN की गवर्नमेंट का जो खासा रहा है और इसहाक डार साहब का उसमें मरकजी किरदार रहा है कि इस तरीके से जो इन्होंने चीज बनानी है, कानून को किस तरीके से अपने लिए मोल्ड करना है, किस तरीके से SRO जारी करना है। अब जिस तरह आपने ये बात बताई, ये 92 में क्यों जरूरत आई, इसलिए आई कि 85 से 90 तक जब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे थे नवाज शरीफ साहब, उस दौरान उनकी 1 से जो सनती एम्पायर की तादाद बढ़ के 19 हो गई थी जी। उस दौरान जो सारा मामला जो किकबैक्स करप्शन का हुआ और वो सारे केसेस जो सामने आते हैं, वो काशिफ मसूद काजी, सलमान ज़ियावाला, जो खाइस्ता खान और जमशेद खान जो हवाला डीलर थे, ये सारा वो पैसा जो काला धन था उसको एक लीगलाइज इंस्टीट्यूशनल, इसको करप्शन कहते हैं, अपने फायदे के लिए कवानीन बनाने, तो ये PMLN ने किया था। और इस वजह से जब 89 के इनके गोश यानी 90 तक इनके टोटल एसेट जो इन्होंने जाहिर किए थे वो उसकी 50 मिलियन से भी कम तादाद थी। और ये इस एक्ट आने के बाद अगले ही साल जब 90 में इन्होंने अपने गोशवारे वहां पे वो रिटर्न जमा कराए,
तो इनकी 1 अरब 60 करोड़ रुपए जो इनकम एकदम जो है वो राइज कर गई, क्योंकि ये वो पैसा था जिसको इन्होंने लीगल तरीके से प्रोटेक्ट किया। लेकिन इस हवाले से ये नहीं कोई बताएगा कि 16 दिसंबर 1999 को जो सर्कुलर नंबर 30 के तहत एक जो जारी हुआ था, उसके अंदर ये जो इम्यूनिटी थी ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर वो खत्म कर दी गई। लेकिन उसके ऊपर सेनेट ने भी पूरी कौम को, स्टेट बैंक ने भी बेवकूफ बनाया। अच्छा, वो खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है जिसके अंदर ये करार दिया जा चुका है इसी शरीफ फैमिली के केस में कि ये आपने कानून जो बनाया था अपने फायदे के लिए बनाया था, इसको बाकायदा उन्होंने करार दिया था कि ब्लैक मनी जो है उसके लिए ये यूज नहीं किया जा सकता, उसको वाइट करने के लिए। अच्छा, मैं आपसे जानूंगी जरा कि कल क्या मजीद कुछ होने वाला है। मतीउल्लाह जान साहब, समझ में आ रहा है कि ये जो उन्होंने TORs में रखा है कि जी बताएं कि उस वक्त ऐसा कोई कानून था जिसकी कोई खिलाफ वर्जी हुई थी, तो उस वक्त कानून तो आपने खुद तोड़ मड़ोड़ के अपने पसंद का, अपनी सहूलत के मुताबिक आपने उसी वक्त एक्ट लेकर आ गए थे। ये सही कह रहे हैं ना, ये वारदात ही है ना? ये डेफिनेटली इस कानून का बिल्कुल ये रिकॉर्ड पे भी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के से रिलेटेड जो किया था। और बल्कि चंद साल पहले तक कस्टम्स के ऑफिशियल्स ये भी बताते रहे हैं कि करेंसीज बाहर जाती रही हैं। FBR के एक लेटर के साथ वो एयरपोर्ट पे लोग आते थे और बक्सों में फॉरेन करेंसीज बाहर जाती रही हैं, ब्रीफ केसेस में बाहर जाती रही हैं। और ये FBR भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, FBR के ऑफिशियल्स भी इसमें सबको मिला के अच्छा, ये लीगल चीज ये सिर्फ अभी की बात 92 की 93 की बात नहीं है, ये कोई 99 के बाद की भी बात ये जारी रही है। खरल साहब तो कह रहे हैं ना 99 के बाद वो चीज नहीं रही, ये 99 के बाद भी जारी रही है। अब देखना ये कि आखिर मुशर्रफ हुकूमत जैसी ताकतवर हुकूमत उसने इस चीज को क्यों नजरअंदाज किया और वो क्यों नाकाम हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आऊंगी तो इकरारुल हसन के उस स्टिंग ऑपरेशन पर भी बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे साथ मौजूद है। और इकरार, अगर आपको याद हो तो उस दिन आप मेरे प्रोग्राम में आप कमिटेड भी थे, आपको मेरे प्रोग्राम में आना भी था और इस स्टिंग ऑपरेशन की वजह से आप मेरे प्रोग्राम में आ भी नहीं पाए थे। बिल्कुल याद है इकरार? जी हाँ, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं माफी चाहता हूँ ज़ाहिर, चूंकि मैं हवालात में था, वरना मैं अपनी कमिटमेंट को जरूर पूरा करता। याद था कि आपको नादिया मिर्जा के प्रोग्राम में जाना? मुझे याद था, बिल्कुल बिल्कुल याद था। अच्छा, आपको याद था। तो लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और क्या क्या याद है अभी इकरार को, वो ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा उनसे भी जानेंगे और खैरत साहब के साथ ही जान लेंगे कि मजीद जो कल मजीद इंकशाफात जो होने हैं उस हवाले से वो क्या खबर रखते हैं। साथ ही मतीउल्लाह जान साहब को इस स्टिंग ऑपरेशन पे कुछ एतराज़ात हैं, कुछ सवालात हैं, वो ये सवालात भी उठाएंगे। हमारे साथ रहिए।